आज के लेक्चर के अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल के बारे में समझेंगे कि महाजनपद काल का जो 600 से 300 ईसा पूर्व जो समय काल रहा है, जो टाइमलाइन रहा है, वो किस प्रकार से रहा है, उसमें व्यवस्थाएं किस प्रकार की थीं। ठीक, उसमें कई सारे ऐसे जो जनपद थे वो महाजनपद में परिवर्तित हो गए। किस प्रकार के महाजनपद थे वो एक दूसरे पे प्रभावशील हुए और उन्होंने विलय कर लिया। तो इनके पीछे बहुत सारे कौन कौन से ऐसे सामाजिक कारक जिम्मेदार हैं, राजनीतिक कारक जिम्मेदार हैं, उसी में आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। तो ये पूरे एक व्यवस्था न होकर के बहुत सारे कई कई भागों में ये विभाजित थे, जिसको हम महाजनपद काल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद काल देखने को मिलते हैं। तो ये जनपद काल एक समय जो टाइमलाइन रहा है वो 600 से 300 ईसा पूर्व के समय रहा है। राइट। सबसे पहले ये समझते हैं कि जनपद काल से ये महाजनपद काल क्यों बने। पहले तो आप जानते हो कि जो सिंधु घाटी व्यवस्था थी, तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो नगरीकरण व्यवस्था थी। ठीक है, फिर इसके बाद जब उसमें निरंतर समय काल बदलता गया तो उसमें आपने 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की वैदिक सभ्यता रही है। तो वैदिक सभ्यता का जो एक पूरा क्षेत्र रहा है वो एक ग्रामीण क्षेत्र रहा है। वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, ये सभी जो व्यवस्थाएं थी वो एक्चुअली में व्यवस्थाएं कैसी थी, वो थी ग्रामीण क्षेत्र पर निर्धारित, यानी ग्रामीण क्षेत्र पर डिपेंड थी। क्योंकि देखा जाए तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो वहाँ पर जो वैदिक सभ्यता जब पलवी, आर्यों की जब सभ्यता पलवी, तो वहाँ पर जो लोग रहते थे, वहाँ पे लोग रहते थे, वो इतनी भूमिका पे, वहाँ पे भूमि पर, इतना संपत्ति पर कोई अपना प्रबल नहीं जताते थे, ना ये कहते थे कि ये भूमि हमारी है। भूमि से इनका कोई अपना इतना निपुण नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, जो राजा हुआ करते थे तो वो राजा क्या करने लगे, भूमि पर भी अधिकार जमाने लगे। तो इस प्रकार से राजा का जो वर्चस्व था वो भूमि को लेकर के भी था। दूसरी बात, वहाँ पर देखा जाए तो कृषि का जो एक क्षेत्र बढ़ गया था, तो कृषि भी प्रचलन में बहुत हो गई थी, तो कृषि पर भी निर्भर हो गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी, लेकिन व्यवस्था एक प्रकार की ग्रामीण थी। ठीक है, पूरा जो वैदिक काल रहा है, वैदिक काल का जो टाइमलाइन रहा है पूरा ग्रामीण रहा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीकरण थी। जबकि अगर वैदिक काल की सभ्यता की बात की जाए, चाहे उसमें वैदिक काल को ले लो आप, चाहे उत्तर वैदिक काल को ले लो, वो पूरी ग्रामीण थी। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में, बस्तियों में रहते थे। क्योंकि जो वैदिक काल था वो एक्चुअली में लोग जो हुआ करते थे, जैसे क्षेत्र में बढ़ते गए उस हिसाब से क्षेत्रों को कवर करते गए, लेकिन उन्होंने कोई स्थायी अपनी व्यवस्था को ज़्यादा स्थापित नहीं किया था। लेकिन वो जैसे क्षेत्र में बढ़ते गए तो वो अपनी जर्नी जो है निरंतर बढ़ाते गए। तो राइट, तो इस प्रकार से उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो एक दूसरे स्थान पर और विस्थापित होती गई। तो वहाँ का जो क्षेत्र था इतना नगरीकरण ना होकर के वो एक ग्रामीण था। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो ग्रामीण उत्तर वैदिक काल का भी था, ग्रामीण उत्तर वैदिक काल में भी था, लेकिन ये भी धीरे धीरे जब परिवर्तित होते गया तो इसका जो लास्ट का जो टाइमलाइन आता है उत्तर वैदिक काल का, तो वो भी देखा जाए तो ग्रामीण से नगर की ओर थोड़ा परिवर्तित होता है। क्योंकि उसमें देखा जाए तो छोटे छोटे उद्योग देखने को मिलते हैं, स्वल्प उद्योग हो, धातु कर्म उद्योग हो। तो ऐसे जो उद्योग मिलते हैं, चाहे मूर्ति से संबंधित उद्योग हों, औजार से संबंधित उद्योग हों, ऐसे जो उद्योग वहाँ देखने को मिलते हैं ये एक्चुअली में नगरीकरण व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि उस समय देखी जाए तो कृषि से संबंधित बहुत सारे औजार देखने को मिलते हैं, तो कृषि बहुत सारी प्रचलन में हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल का जो एक जीवन टाइमलाइन रहा है वो एक्चुअली में थोड़ा नगरीकरण में लास्ट के समय में रहा है, जबकि शुरुआत का जो उत्तर वैदिक काल रहा है वो एक ग्रामीण ही रहा है। तो हम इस बेस पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र था, उत्तर वैदिक काल या हो चाहे ऋग्वैदिक काल हो, पूरा ग्रामीण ही रहा है। बात करते हैं कि अब यही जब समय बदलता गया तो फिर ये महाजनपद कैसे बने। तो महाजनपद बनने के पीछे बहुत सारे बेसिकली रीजन है। उसमें जैसे कि मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में बताया था, पहले तो हमने आपको वैदिक काल में बताया था कि सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार। तो सबसे छोटी इकाई अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हम सब एक्चुअली में कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई हुआ करती थी उस समय कौन सी होती थी, वो होती थी आपकी परिवार। तो जब परिवार इकाई होती थी वहां पर जो मुखिया होता था वो परिवार का कौन होता था, वरिष्ठ पुरुष, यानी कि पुरुष होता था। राइट, तो वहां की व्यवस्था थी कैसी थी, वो थी पुरुष प्रधान, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे यही व्यवस्था देखा जाए तो फिर संयुक्त जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे। फिर परिवार से क्या मिलकर बनते थे, परिवार से ही मिलकर कुल बनता था। ओके,
तो कुल देखा जाए तो उसका भी कुलपति होता था। कुल के बाद में फिर यही विस बनते थे, तो विस के बाद देखा हुआ अपने प्रांत, ठीक है, सॉरी वो परगना बनते थे। तो परगना के बाद देखा हुआ पूरा एक, परगना के बाद प्रांत बनता था, प्रांत के बाद एक सम्राट बनता था। तो इस प्रकार से आपने पूरी व्यवस्था देखी थी, राइट। और यही व्यवस्था देखी जाए तो सबसे बड़ी जो इकाई हुआ करती थी वहां पर तो जन होती थी, क्योंकि विस से मिलकर के क्या बनती थी, जन। वैसे तो अगर आप देखना चाहो जो कुल है ये किससे मिलकर बनता था, परिवार से मिलकर बनता था। ये हम सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आगे ओवरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो देखो कुल, कुल की बात कर लेते हैं। तो कुल में आप देखो जब कुल ही मिलकर बनता था तो ये क्या बनता था, गांव, ओके। और फिर गांव से मिलकर बनता था विस, विस से मिलकर बनता था परगना, परगना से मिलकर बनता था आपका यानी प्रांत, ठीक। प्रांत से मिलकर बनता था साम्राज्य, या इसका राजा सम्राट होता था, ठीक, जो एक जन प्रकार का होता था, जन, ठीक। या आप ले सकते हो, तो अगर आप उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे तो ये विस है ना वो जन में परिवर्तित हो जाता है। तो जन, आप अगर जन की बात करो तो यहाँ पर आप जन ले लो, ठीक, ये छोड़ो, जन ले लो, ठीक। ये जो जन होते थे एक्चुअली में, जिसमें आपने आर्य कबीला हो, अनार कबीला हो नाम सुना हो, जिसमें पुरु कबीला था, ब्रस्त कबीला था, आपने सुना हो, उसी में बनास कबीला था, राइट। तो इस प्रकार के जो कबीले हुए करते थे वो कबीले किस रूप में थे, जन, यानी कि जन एक देखे जाएं तो काफी बड़ा एक क्षेत्र होता था, वहां पे एक जन हुआ करते थे। तो वो जन पर किसका अधिकार था, एक राजा का अधिकार हुआ करता था, वो राजा वंशानुगत होते थे। लेकिन वहां की जो समिति होती थी, सभा होती थी, उनके माध्यम से ये राजा चुना जाता था, लेकिन वो योग्यता के आधार पर थी, राइट। तो बेसिकली आप ये चीज समझ सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हैं जैसे उत्तर वैदिक काल की, तो ये जो जन थे यही जन मिल गए आपस में। जैसे आपने देखा हो जो भरत है, भरत कबीला था, आर कबीला, पुरु है, ठीक। तो जब भरत और पुलु आपस में जब मिले तो यानी कि भरत एक मतलब राजा सुदास था ना, राइट। तो सुदास राजा जो था इसका, इसने क्या काम किया था, जो दशराज का युद्ध किया था, राइट, दशराज का युद्ध किया था, ठीक। तो दशराज का युद्ध किया था तो उसने इन सभी को अपने अंडर में कर लिया था। तो भरत ने पुरु को जब हरा दिया तो यही जब बन गया तो क्या बन गया, कुरु, ठीक। तो कुरु ये क्या है, महाजनपद काल, ये एक जनपद काल है, ठीक है। ये क्या है, जनपद है, राइट। और जनपद, अब बात ये आती है कि महाजनपद कैसे बने। सुनो, महाजनपद थोड़ा हम इसको बाद में हम समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि जो भरत है, ठीक, और ये पुरु है। तो भरत ने जब पुरु को हराया तो ये बन गया कुरु। तो कुरु क्या हुआ, जन। पहले ये तो दो जन है, ठीक, ये दो क्या है, जन है। अब यही दो जन आपस में जब लड़ेंगे तो इसमें एक तो जीतेगा, तो जो जीतता था तो उसका क्षेत्र हो जाता था जनपद, वो बन जाता था क्या, जनपद। तो भारत क्या बन गया, एक जनपद, ठीक, राइट। इसी प्रकार से आप और भी लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि जो नीचे वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे, जिसमें आप देख सकते हो, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लें फिर हम बता रहे हैं। चलिए, तो हम यही बता रहे थे आपको कि ये जो, जैसे इसी प्रकार का आप पांचाल ले लो, ठीक, पांचाल आप ले सकते हो, ठीक है। इसी में आप अगर देखो तो कैकई भी है। तो ये क्या होते हैं, क्या थे, ये एक जनपद थे, ठीक। ये वाले अनार कबीला से मिलकर जैसे बना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कोई भी जनपद होता था तो वो जनपद जो जन हुआ करते थे, भरत है, पुरु है, बनासी है, और भी होते थे, ठीक है। तो उनसे मिलकर ये बनता था। तो ये कोई भी भरत और पुरु ले लो, इन दो का अगर एग्जाम्पल में ले सकते हो, तो इनसे जब मिलकर बना था वो बना था जनपद। अब यही जनपद क्या है, यही जनपद आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको उत्तर वैदिक काल में। ये तो हम भरत और पुरु हैं, ये हैं आपके वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था देखने को मिलती है जनपद के रूप में। और ये जनपद का मतलब देखा जाए तो ये कई भागों में विभाजित था। जैसे कि आपको मैंने पूरा एक क्षेत्र बताया था, भोज है, विराट है, उपविराट है, एक विराट है, पूरा एक विराट के अंतर्गत आता था ये क्षेत्र। तो आपने जैसे कि सम्राट देखो, जैसे कि इधर आपको पूर्व में देख लो तो सम्राट मिल जाएगा, राइट। नीचे देख लो तो आपको इधर भोज मिलेगा, ठीक। इधर आपको ऊपर देखोगे तो विराट मिलेगा, ठीक है।
और इधर वाला भी ये हुआ करता था, अब एक बार देख लेना। तो इस प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र होता था, ये पूरे कब्जे में किसके होता था, एक विराट के क्षेत्र में, राइट। लेकिन यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो अलग अलग क्षेत्र में होते थे, उनको हम बोलते थे जनपद, ठीक। और लेकिन ये मिलके किसके बने थे, जन से। और जन क्या होते थे, एक प्रकार के कबीला, एक क्षेत्र होता था, उन पे जो कबीले होते थे वो अपने नाम से जन रखते थे। जैसे कि हमने पूरा मिलकर के आपको पूरी ये वाली व्यवस्था देखो हमने आपको बता दी है, राइट। इस बेस पे आप समझ सकते हो। तो ये पूरे क्या बन गए, जन। चलिए उम्मीद करते हैं। अब बात ये आती है कि ये भोज हैं, ये आपके देखा हो कि इधर के जो सम्राट हैं, विराट हैं, यही क्या है कि जब निरंतर इनका क्षेत्र बढ़ता गया, राइट, इनका जब क्षेत्र बढ़ता गया, जैसे कि आप देखना कि जो अपना देखा हो इधर वाला जो क्षेत्र है, आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र पहले इतना था, राइट, अब यही और फैलता गया, तो ये क्षेत्र इधर भी आ गया, थोड़ा इधर भी आ गया, इस प्रकार के भारत के क्षेत्र में फैल गया। तो ये पूरा जो क्षेत्र था ना, ये पूरा जो क्षेत्र था एक प्रकार का देखा जाए तो महाजनपद में परिवर्तित हो गया, वो परिवर्तित महाजनपद, ठीक है। तो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मतलब ये कृषि करने ही लगे थे, राइट, और कृषि करने के साथ साथ इनकी जो क्षेत्र की विशेषता थी उसमें वृद्धि होती गई, क्षेत्र का एक क्षेत्रफल था उसमें वृद्धि होती गई, क्योंकि जैसे जैसे कृषि करते गए तो आगे बढ़ते गए, उस हिसाब से कृषि भी करते गए, आगे बढ़ते गए, तो ये कृषि पर समय अधिकार होने लगा था उत्तर वैदिक काल में, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि जब होने लगी तो वहाँ औजार भी बनने लगे, औजार धातु कर्म है, शिल्प कर्म है, बहुत सारे औजार देखने को मिलने लगे, तो इससे कृषि का भी क्षेत्र बढ़ने लगा, कृषि समृद्ध होने लगी। तो वैसे पशुपालन भी समृद्ध था, लेकिन व्यवसाय यहाँ पे कृषि देखने को मिलता है। तो जैसे कृषि का जैसे विकास हुआ तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो यही जो क्षेत्र था ज्यादा वृद्धि होने लगी, राइट। लोग बढ़ते गए, इधर बढ़ते गए, तो और क्षेत्र में वृद्धि होने लगी, जागरूक होने लगे। तो यही जो जनपद थे, राइट, यही जो जनपद थे वो बड़े, उनका क्षेत्र कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो वही एक्चुअली में कहलाने लगे महाजनपद। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा जनपद से महाजनपद कैसे बने, वो वहां के क्षेत्र विशेष आधार पे बने थे। जनपद में कोई ऐसी आपस में आपस में कोई झगड़े और वो आक्रमण नहीं हुए थे, लेकिन में जनपद के जो जैसे क्षेत्र थे वो उनकी क्षेत्रफल में वृद्धि होती गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर करने लगे, तो वही जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि जनपद से जनपद कैसे बने और जनपद से महाजनपद कैसे बने, तो आप ये टाइमलाइन, एक जनपद से जनपद, जनपद से महाजनपद के टाइमलाइन को आप समझ सकते हो, राइट। और ये पूरा जो महाजनपद का जो टाइमलाइन है ये आपका 600 BC से 300 BC यानी कि देखने को मिलता है, यानी कि ये पूरा जो समय रहा है 300 साल का। तो 300 वर्ष के अंतर्गत जो जनपद से महाजनपद बने, ये महाजनपद के क्या यहाँ पे जो महाजनपद थे वो कितने भागों में विभाजित थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, यहाँ के राजा किस प्रकार के थे, कौन धर्म को अपनाते थे, आपस में क्या कट्टरता थी कि एक प्रेम प्रसंग था, राइट। इसके बाद आप देख सकते हो कि इनकी समाज व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्योंकि यहाँ पे धर्म के रूप में देखा जाए तो महावीर स्वामी भी आगाज हो गए थे, राइट। देखा हो, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि महावीर स्वामी के साथ पहले तो गौतम बुद्ध है, फिर महावीर स्वामी, इनके बीच में जो समय रहता है वो लगभग 23 वर्ष का अंतर रहता है। तो इस समझ सकते हो कि यहाँ पर जो धार्मिक का एक बोलबाला था, क्योंकि धर्म से युक्त को बौद्ध धर्म चलता था और जिसके बाद जैन धर्म आ गया, तो यहाँ के राजाओं ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया, कुछ जैन धर्म को भी अपनाया। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो महाजनपद थे, ठीक है, ये जो महाजनपद थे वो महाजनपद कौन कौन वर्गों में विभाजित थे, इनकी जानकारी कहाँ मिलती है, कैसी मिलती है, कौन से कोई ग्रंथ हैं या कोई निकाय ऐसे हैं, तो हाँ इनके बारे में थोड़ा आप समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो महाजनपद है इनकी स्पष्ट जानकारी आपको अगुत्तर निकाय में भी मिलेगी। अंगुत्तर निकाय, ये जो निकाय देखा जाए एक्चुअली में ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे वो एक्चुअली में क्या करते थे, भ्रमण करते थे। बिहार क्षेत्र जो आपने पढ़े हो, बिहार एक प्रकार क्या है, भ्रमण करने का एक क्षेत्र होता था, जाते थे भ्रमण करते थे गुफाओं में, राइट। तो ये भ्रमण करते थे, तो यहाँ की जो भ्रमण की जो वहाँ पे लोगों को जागरूक करते थे, धर्म के बारे में बताते थे, बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे,
तो एक्चुअली में क्या होता था कि जो लोग बौद्ध धर्म से मतलब कि प्रभावित होते थे, राइट, तो उनकी जानकारी जो है वो इसमें मिलती है अंगुत्तर निकाय में। तो जहाँ जहाँ ये बौद्ध भिक्षु जाते थे उनको शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ के जो राजा थे कहाँ तक बौद्ध धर्म से प्रभावित होते थे। तो इस आधार पे आप समझ सकते हो कि अंगुत्तर जो निकाय था वो एक्चुअली में बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे, अनुयायी हुआ करते थे बौद्ध धर्म के, वो क्या करते थे, घूमने जाते थे, राइट, घूमने जाते थे, भ्रमण करते थे। तो हर अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मगध में हो, चाहे बज्जी में हो, चाहे आपका अंग में हो, या किसी में कौशल में हो, या कंबोज में हो, गांधार में हो, वत्स में हो, मत्स्य में हो, ठीक है, मल में हो, कहीं भी ये हो सकते थे। अलग अलग जो वहाँ के जो पूरे महाजनपद थे वहाँ ये घूमने जाते थे, उन्हें शिक्षा देने जाते थे। तो उनकी जो जानकारी है, उनकी जो पूरी एक समर्पण है, वो किस में देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय में इस महाजनपद की जानकारी मिलती है, राइट। दूसरी बात अगर हम करें तो इसकी जानकारी आप ले सकते हो, एक महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि महाभारत में इसलिए मिलती है क्योंकि महाभारत में जो मत्स्य क्षेत्र है, राइट, राजस्थान का मत्स्य क्षेत्र, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी पांचाल है, ठीक, पांचाल की मिल जाती है। गांधार है, ओके, गांधार है, पांचाल, गांधार, कुरु, ठीक, जो कौरव थे गांधार के मामा शकुनी। पांचाल आपने देखे हो, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, द्रुपद, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, तो यहाँ की जानकारी मिलती है। मस्त, मस्त वाला आपने क्षेत्र देखा हो, राजस्थान का है। महाभारत से, क्योंकि मस्त है एक प्रकार के, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ के मस्त के राजा गए थे लड़ने। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी जानकारी महाजनपद की महाभारत में भी देखने को मिलती है, रामायण में भी मिलती है। अगर रामायण की बात की जाए तो रामायण में आपने देखा हो कि राजा हुआ करते थे जैसे लिच्छवी, ठीक, यहाँ पे जानकारी मिलती है। दूसरी आप देख सकते हो जो वत्स थे, वत्स, रुक जाओ, मिथिला नरेश, मिथिला नरेश आप पढ़ लो, जो बज्जी के थे, इनके कई सारे आप देखोगे तो बज्जी एक प्रकार का गणतांत्रिक था, आगे हम अभी क्लियर करेंगे। तो इसमें एक कई सारे गणतांत्रिक का मतलब ये था कि यहाँ पर जो कुलीन वर्ग थे वहाँ के द्वारा चुने जाते थे। तो गणतांत्रिक अभी हम बताएंगे गणतांत्रिक कौन कौन से थे और राजतंत्र कौन कौन थे। लगभग में 2 गणतांत्रिक थे और 14 जो थे वो राजतंत्र थे, यानी कि जहाँ राजा का शासन हुआ करता था 2 लोग ऐसे थे, 2 राजा ऐसे हुआ करते थे जो गणतांत्रिक थे, जहाँ पे जनता कुलीन लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा चयन होते थे, राइट। तो यहाँ पर जो मिथिला है, तो मिथिला के नरेश जो राजा जनक थे, ठीक, राजा जनक थे, तो इनकी जानकारी यहाँ मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जानकारी रामायण में भी महाजनपद की मिलती है। तीसरी अगर और भी अगर आप इसकी डाटा जुटाना चाहो तो और इसके भगवती सूत्र आप देख लो, भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र एक प्रकार का जो जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ है ये, तो भगवती सूत्र में भी इसकी जानकारी मिलती है, ओके। तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि महाजनपद की जानकारी अलग अलग जो ग्रंथ रहे हैं, भगवती सूत्र ले लो, रामायण ले लो, चाहे वो आप महाभारत ग्रंथ ले लो, चाहे वो आप अंगुत्तर निकाय ले लो, ऐसे 4-5 ग्रंथ हैं, इनमें ये महाजनपद की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है कि जनपद कहाँ थी। लेकिन रामायण में आप देखोगे तो इसमें लगभग में कहीं कहीं तो 18 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अंगुत्तर निकाय है ये स्पष्ट रूप से है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु या धर्म जो क्षेत्र था वो काफ़ी या विस्तृत था, तो इसकी वजह से यहाँ जो महाजनपद की जानकारी है वो स्पष्ट देखने को मिलती है अंगुत्तर निकाय में, राइट। तो अब हम एक एक करके थोड़ा समझते हैं कि इसमें 4 तो थोड़ा बहुत मुख्य हुआ करते थे। उसमें से आप देखा हो कि जो सबसे मुख्य जो महाजनपद हुआ करता था वो होता था आपका मगध जनपद। ये काफ़ी क्षेत्रफल में और पावरफुल, शक्तिशाली में काफ़ी मजबूत था, क्योंकि ये बिहार और पटना वाला आपने क्षेत्र सुना हो, बिहार, पटना, गया, साइवान का जो क्षेत्र है। चलिए अभी हम लिखा रहे हैं, 1 मिनट, एक एक करके अब थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, मैप के माध्यम से आपको क्या बताएं, आप ऐसा कीजिए कि आप डाउनलोड कर लेना एक बार, 1 मिनट, थोड़ा हम मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए,
एक मिनट वेट करो, अभी देखो हम आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझा दें। जस्ट एक मिनट वेट करो। नेटवर्क इश्यू है। तो सबसे पहले हम समझते हैं महाजनपद काल में मगध को। तो मगध की अगर बात की जाए तो मगध में तो आप जानते हो कि हर्यक वंश था पहले। ये हम वंश के बारे में थोड़ा बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इनको थोड़ा बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं कि जो चाहे मगध हो, चाहे अंग हो, चाहे बज्जी हो, मल हो, राइट, चाहे उसी में आप ले सकते हो अंग, ठीक। फिर आप इसी में अगर लेना चाहो तो वैसे काशी है, कौशल है, वस्त है, पांचाल क्षेत्र है, राइट। उसी में आ जाओ, चेदी है, अवंती है, मत्स्य है, अस्मक, कुरुक्षेत्र है, कंबोज, गांधार। ये जो 16 महाजनपद हैं इनको हम मैप के माध्यम से एक एक करके थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मगध को। तो मगध की अगर हम बात करें, मगध मगध ये सबसे बड़ा एक क्षेत्रफल में भी था, सबसे बड़ा मतलब महाजनपद था। दूसरी बात, यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे, ठीक। यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो मगध जो था इसका संबंध थे वो कई राजाओं के साथ देखने को मिलते हैं। मगध के जो संबंध थे कई राजाओं के साथ देखने को मिलते हैं। इसका जो राजा होता था बिंबिसार, बिंबिसार एक्चुअली में देखा जाए तो हर्यक वंश का ही राजा था। एक मगध एक क्षेत्र होता था तो वहाँ का क्षेत्र का एक राजा होता था हर्यक वंश, वहाँ के जो वंश थे हर्यक वंश। तो इसकी जो नींव डाली थी बिंबिसार ने, वो हम आगे अभी क्लियर करेंगे, थोड़ा अभी थोड़ा नॉर्मल समझते जाओ। तो ये बिंबिसार था ना, तो इसके ये एक्चुअली में देखे जाए तो इसके संबंध है कई क्षेत्र, जैसे कई महाजनपदों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अगर देखना चाहो तो इधर अवंती के जो राजा थे, अवंती के राजा जो चंड प्रगोत, ठीक, इनसे इनके संबंध देखने को मिलते हैं। क्योंकि चंड प्रगोत में देखा जाए तो बिंबिसार ने अपना एक जीवक भेजा था, क्योंकि जो चंड प्रगोत था इनको पीलिया हुआ था ना, तो पीलिया जब इन्हें हो गया था तो इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपना जीवक को भेजा था। जीवक एक राजवैद्य था, ठीक। तो इन्होंने इनकी पीलिया को जब सही किया तो इस प्रकार से इनके जो संबंध थे काफ़ी व्यापक हो गए और आपस में इनके बीच संबंध थे काफ़ी मजबूत हो गए। तो अवंती के भी संबंध देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखने चाहो तो कौशल नरेश के राजा जो प्रसेनजीत थे, कौशल नरेश के राजा जो प्रसेनजीत थे, इनसे इनके संबंध देखने को मिलते हैं, ठीक। तो प्रसेनजीत हुए, चंड प्रगोत हुए, ये जो राजा रहे हैं, बिंबिसार हुए, तो ये तीन राजा जो थे इनकी आपस में काफ़ी इनकी सलाह थी, आपस में एक संबंध होते थे। तो मगध का जो एक वंश मतलब देखा जाए तो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था, लेकिन इसकी दोस्ती जो थी वो कई राजाओं से थी। जैसे लक्ष्मी नरेश के साथ उनकी एक देखी जाए तो लक्ष्मी नरेश की एक पांचवी पुत्री थी। लक्ष्मी नरेश की अगर बात की जाए तो लक्ष्मी नरेश के जो चट्टन थे, ठीक, तो इनकी पुत्री थी पांचवीं नंबर की पुत्री, पांचवें नंबर की थी चेलना, ठीक। तो चेलना के साथ शादी की थी। तो इस प्रकार से शादी विवाहिक संबंध भी इनके देखने को मिलते हैं। सामाजिक संबंध हो, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो इन संबंधों में हम आगे थोड़ा डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार के इनके संबंध देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक संबंध में आपने देखा हो कि एक्चुअली में जो प्रेम से संबंधित हैं, राइट, प्रेम से संबंधित हैं। जैसे आपके विवाहिक संबंध हों, विवाहिक एक प्रेम प्रसंग के संबंधित इनकी जो जानकारी मिलती है वो एक्चुअली में कहाँ मिलती है आपको, बिंबिसार के साथ, ठीक। और भी अगर आप देखना चाहो तो मगध के और भी जैसे देखना चाहते हो तो उसमें इनके चलना से जब शादी हुई तो इसके बाद पंजाब से भी इनके संबंध ठीक थे। पंजाब का जो मद्र था,
ठीक। पंजाब का क्षेत्र एक मद्र नाम का क्षेत्र था, तो वहाँ पे छैमा नाम की लड़की से इनकी शादी हुई, तो छैमा से, तो पंजाब क्षेत्र में भी इनके सही संबंध थे। राइट। फिर इसी में आप देख सकते हो तो कौशल के प्रसेनजीत, ठीक, तो कौशल के प्रसेनजीत की मैंने बताई, तो इनकी एक बहन थी प्रसेनजीत की, उनका नाम था कौशला। तो कौशला जो देवी थी, ठीक, तो इनकी बहन थी, तो इनकी शादी बिंबिसार से जब हुई, तो आप देख सकते हो तो इस प्रकार से इनके जो संबंध थे मगध से काफ़ी मजबूत थे। प्रेम प्रसंग, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक आर्थिक, हर संबंधों में इनकी आपस में एक कूटनीति चलती थी। ठीक है, गठजोड़ एवं संबंध काफ़ी मजबूत थे। तो यही कारण है कि ये जो मगध वंश था काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग था, और इसकी पावर थी हर जगह, मतलब एक प्रकार से चलती थी। क्योंकि उस समय देखा जाए तो बौद्ध धर्म देखा जाए तो उस समय बौद्ध धर्म का भी आगाज हो गया था। ठीक, तो बौद्ध धर्म के जो मतलब बुद्ध थे, तो बुद्ध की समकालीन जो राजा देखे जाते हैं, तो उसमें आप ले सकते हो जैसे कि बिंबिसार। ठीक, तो बिंबिसार भी समकालीन थे। दूसरे प्रसेनजीत, कौशल नरेश, और अवंती के जो थे वो चंड प्रगोत जो थे वो अवंती के थे। तो ये जो 3 राजा थे ये बौद्ध के समकालीन थे, यानी कि बुद्ध के समकालीन थे। राइट। तो आप समझ सकते हो कि किस बेस पर, किस आधार पर ये जो राजा थे एक दूसरे से अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी निपुण थे, और ये एक दूसरे से वैवाहिक संबंध भी रखते थे, जिसमें आपने जैसे प्रसेनजीत, अवंती है, लिच्छवी नरेश है। ठीक है, तो चैट्टन है, तो इनके जो संबंध हैं काफ़ी वैवाहिक संबंध रहे हों, चाहे क्षेत्र से संबंधित हो। उन्होंने जब शादी हुई तो उन्होंने क्षेत्र को उनको दे दिया, तो इस प्रकार से बिंबिसार का जो क्षेत्र था काफ़ी व्यापक हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया था। क्योंकि जब जो शादियां होती थी तो वहाँ पे दहेज में वो एक बड़ा से बड़ा क्षेत्रफल दे देते थे, ठीक, एरिया दे देते थे। तो इस आधार पर जो बिंबिसार का जो क्षेत्र था, मगध का जो क्षेत्र था, काफ़ी व्यापक और बड़ा क्षेत्र हो गया था। तो इस प्रकार से समझ सकते हो। तो अगर इसकी राजधानी की बात की जाए, मगध की पहली जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। जो बिंबिसार थे तो उन्होंने मगध की राजधानी पहले गिरिब्रज रखी थी। ये काफ़ी सुरक्षात्मक थी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित थी, क्योंकि ये 5 पहाड़ियाँ से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियाँ जो थी उनसे घिरी हुई थी। तो 5 पहाड़ियाँ अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे विपुल है, ठीक, विपुल पहाड़ी है, रत्नागिरी है, ओके, विपुल बिहार मिलती हैं जी, विपुल है, रत्नागिरी है, और कुछ पहाड़ियाँ आपने देखी हो उदयगिरी हैं, जो उड़ीसा में शायद क्षेत्र में मिल जाती हैं, उदयगिरी हैं, ठीक, विभोरगिरी है, स्वर्णगिरी है। तो यहाँ पे आप यहाँ स्वर्णगिरी ले लो, स्वर्णगिरी, उदयगिरी और विभोरगिरी। तो ये जो 5 पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों से ये पूरा देखा जाए गिरिब्रज घिरा हुआ था, और ये काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ये आसपास से घिरा था इन पहाड़ियों से। तो यहाँ पर आक्रमण जैसी स्थितियाँ या कोई बाहरी क्षेत्र के आक्रमण बहुत कम हो पाते थे, क्योंकि ये जो क्षेत्र आस पास से पहाड़ियों से घिरा था। तो यहाँ के जो राजा, जो मगध के जो बिंबिसार थे, इनकी ने जो गिरिब्रज बनाई थी ये काफ़ी सुरक्षात्मक थी, क्योंकि यहाँ पर बाहरी आक्रमण नहीं हो पाते थे। तो इन पर राजधानी पे जब कोई राजा जब इसे घेर नहीं पाता था या इस पर कब्जा नहीं जमा पाता था, तो फिर उसकी वो हार जाता था, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा था। तो इस वजह से यहाँ की सैनिक भी स्ट्रांग काफ़ी रही है, सेना भी स्ट्रांग रही है। तो गिरिब्रज जो थी वो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी मजबूत थी, ओके। लेकिन बाद में फिर देख सकते हो कि पाटलिपुत्र भी आती है, तो पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी है। अजातशत्रु ने देखा हुआ पाटलिपुत्र, लास्ट में ये आती है पाटलिपुत्र, ठीक। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी ये भी 3 नदियों से घिरी हुई थी, 3 नदियों से पाटलिपुत्र भी घिरी थी, जिसमें आप देखना चाहो तो गंगा नदी थी, सोन नदी है, और पुनपुन नदी। वही पुनपुन नदी पे ज्ञान हुआ था, ठीक। तो सोन नदी है, गंगा नदी है, पुनपुन नदी है, ये जो 3 नदियां हैं ये पाटलिपुत्र से घिरी हुई। तो आप देख सकते हो कि चाहे गिरिब्रज हो चाहे पाटलिपुत्र हो, ये सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी मजबूत थी, और काफ़ी इनमें देखा जाए तो बाहरी आक्रमण इसमें नहीं हो पाते थे। तो इस वजह से ये
देखा जाए तो मगध जो थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। तो नॉलेज के हिसाब से थोड़ा इतना आप इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हो। वैसे इनके संबंध तो काफ़ी थे, हमने बता ही दिया है। कौशल नरेश से इनके संबंध रहे हैं, लिच्छवी से इनके संबंध रहे हैं, पंजाब के मद्र से संबंध रहे हैं, अवंती से इनके संबंध रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आप समझ सकते हो कि इनके कोई ज़्यादा मतलब खास से थोड़ा आगे डिटेल समझेंगे, थोड़ा आप इतना इतना आप समझ सकते हो मगध से के बारे में, इतना अभी पर्याप्त है। ओके, दूसरी बात करें तो इसको हम अगर मैप के माध्यम से दर्शाना चाहें तो आप समझ सकते हो। देखो मैप के माध्यम से, एक मिनट, मैप के माध्यम से अगर आप समझना चाहो तो मुझे लगता है कि अगर हम मैप बनाते हैं तो फिर डिलीट भी हो जाएगा। तो मैप में आप एक बार देख लेना। ओके, तो ये जो पूरा क्षेत्र था मैंने आपको बता ही दिया है, कौन सा क्षेत्र, मगध वाला। तो मगध की हमने आपको स्पष्ट जानकारी आपको बता दी है। वैसे अगर मगध की और भी अगर जानकारी करना चाहो तो आपको जवाली उपनिषद में मिल जाती है। रुको एक मिनट, महाजनपद की अगर जानकारी देखना चाहो तो वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, लिख सकते हो। जवाली उपनिषद है उत्तर वैदिक काल में, उसमें जानकारी मिल जाती है। क्योंकि यहाँ का, चलो वो हम बाद में आपको क्लियर कर देंगे, थोड़ा अभी उस पर वो पॉइंट नहीं है। तो दूसरी अगर बात करें, पहली आपकी मगध हो गई, ठीक। दूसरी अगर हम बात करें अंग की, अंग, ठीक। जो अंग था, अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा, ठीक। ये जो चंपा थी, ठीक, ये क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा, एक्चुअली मैं उसी से लगा लगा था। क्योंकि ये जो चार मिलते हैं, देखो यहाँ एक एक करके लिख लेते हैं, मगध, अंग, तीसरा आप बज्जी, ठीक, चौथा मल। ये जो चार हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मगध के अंतर्गत ही काम करते थे। ये भले ही अलग अलग थे, ये भले ही चार जो महाजनपद थे अलग अलग थे, लेकिन मगध के अंतर्गत ही काम करते थे। क्योंकि ये देखे जाएं तो उसी क्षेत्र विशेष में देखने को मिलते हैं, बिहार वाले क्षेत्र में ये मिल जाते हैं। जैसे कि अंग की बात करें तो चंपा वाला जो क्षेत्र है आप देख सकते हो, बिहार का भागलपुर, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। फिर उसी में देखोगे तो मुंगेर का जो क्षेत्र है, मुंगेर वाला क्षेत्र, भागलपुर वाला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में ये अंग की राजधानी, मतलब अंग वाला जो क्षेत्र था, ये भागलपुर, मुंगेर, जो बिहार का जो क्षेत्र है, जिला है, वहाँ देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ का राजा जो था वो था ब्रह्मदत्त, ठीक। यहाँ का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त था। और ये ब्रह्मदत्त को किसने हरा दिया था, बिंबिसार ने इसे हरा दिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। क्योंकि ब्रह्मदत्त इतना शक्तिशाली राजा नहीं था, इसकी सेना भी इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ताकि वो मगध का सामना कर सके। तो इस लिहाज से जो ब्रह्मदत्त था वो बिंबिसार से हार गया और एक्चुअली में अंग को मगध में ही मिला लिया। ओके, तो जो चंपा जो थी ना वो एक्चुअली में इसकी राजधानी थी, ठीक। जो देखने को मिलती है भागलपुर वाले क्षेत्र में ही चंपा है, राइट। तो इस प्रकार से अंग का जो क्षेत्र था कोई ज़्यादा बड़ा क्षेत्र भी नहीं था, सीमित क्षेत्र था। और एक्चुअली में शक्तिशाली राजा भी नहीं था, ब्रह्मदत्त राजा था तो उसकी कोई शक्तिशाली सेना भी नहीं थी। तो वहाँ पर जो बिंबिसार ने जब युद्ध किया तो इसे हरा दिया और अंग को अपने मगध में मिला लिया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से जो अंग थे वो उसको अपने आप में उसने मिला लिया था। अगर हम अब बात करें बज्जी की, ठीक, थोड़ा बज्जी की अगर हम बात करें, तीसरा है बज्जी, इधर समझ लो बज्जी। बज्जी वाला जो क्षेत्र है, एक्चुअली में बज्जी देखा जाए तो वैशाली, इसके ये एक प्रकार की गणतांत्रिक समूह था। बज्जी जो था वो गणतांत्रिक व्यवस्था थी यहाँ पर, यानी गणतंत्र था। यानी कि गणतंत्र मतलब कि कुछ कुलीन लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, यानी कि बड़े पैसा वाले लोग होते थे। तो इनके माध्यम से यहाँ पे चयन हुआ करता था राजा का, ठीक। राजा का चयन होता था वो कुलीन लोगों के माध्यम से होता था। तो यहाँ पर व्यवस्था थी गणतांत्रिक। तो अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हो, अलग अलग पार्ट में गणतांत्रिक व्यवस्था थी बज्जी की। जैसे कि आप देखना चाहो तो वैशाली, ठीक, जो वैशाली है, राइट। यहाँ पर जो थे वो थे आपके लिच्छवी, ठीक, लिच्छवी है। तो इनसे संबंध, रामायण का संबंध इनसे लिच्छवी से भी देखने को मिलता है। ओके, दूसरी इसी के अंतर्गत आप लिख लो मिथिला,
जो मिथिला है ये भी देखा जाए एक क्षेत्र होता था, मतलब ये गणतांत्रिक समूह थे ना, उनसे ही मिलकर ये बज्जी बना था। तो एक गणतंत्र के अंतर्गत एक वैशाली है, मिथिला, इसके मिथिला के जो राजा थे वो थे विधेय। विधेय मतलब विधेय एक प्रकार के राजा का नाम नहीं है, ये विधेय वहाँ के राजा जो एक समूह के रूप में होते थे तो उन्हें विधेय बोलते थे, तो विधेय थे। तो इनके राजा देखा हुआ आपने, राजा जनक, ठीक, तो राजा जनक की जो जानकारी मिलती है वो मिथिला नरेश थे, ठीक है। तो ये भी एक गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत थे। तीसरा लेना चाहो तो कपिल वस्तु है, जो कपिल वस्तु है इसे आप ले लो। तो कपिल वस्तु देखा जाए तो ये भी यहाँ पर शाक्य थे, ठीक, शाक्य थे, तो शाक्य जो थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो तीन जो क्षेत्र हुआ करते थे, इन्हीं क्षेत्रों से मिलकर क्या बना था, बज्जी। और बज्जी एक प्रकार का देखा जाए तो क्षेत्र हुआ था काफ़ी बड़ा, ये भी क्षेत्र था क्योंकि काफ़ी इन क्षेत्रों से विभाजित था। लेकिन ये भी उसके अंडर में ही क्यों था, क्योंकि लिच्छवी देखा हो, इनकी जो मतलब कि जो चैट्टन थे, ठीक, इनने अपनी पुत्री की मतलब शादी, पांचवी पुत्री थी इनकी चैट्टन की, चलना, उनकी शादी बिंबसार से कर दी, मगध के नरेश से कर दी। तो ये भी उन्हीं के अंडर में क्षेत्र दे दिया, तो बाद में फिर उसी के अंडर ही में ये चले गए, ठीक है। तो इसी प्रकार की मिथिला है, कपिल वस्तु है, ये जो क्षेत्र थे बज्जी के में ही थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी बज्जी, तो ये पूरे एक्चुअली में काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था। लेकिन समृद्ध क्षेत्र था, जैसे वैशाली की अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी समृद्ध था, सांस्कृतिक क्षेत्र से समृद्ध था। कौन सा, वैशाली, राइट। इसी में आप देख सकते हो व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक है, सांस्कृतिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और जो सांस्कृतिक है, ठीक है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में, धातु कर्म के क्षेत्र में, शिल्प क्षेत्र में, वास्तुकला है, धातु क्षेत्र है। तो इन क्षेत्र मतलब इनके इन सांस्कृतिक, व्यापारिक, वास्तुकला, इनमें ये समृद्ध थी। कौन, वैशाली। तो यहाँ पर जो राजा मगध थे वो चाहते थे कि हम इसको कवर करके अपने हम उसमें मिला लें। तो एक्चुअली में मगध ने जब इस पर मतलब मगध के अंतर्गत ही आ गया था, क्योंकि ये चार जो थे ना ये एक्चुअली में उसी अंडर ही में थे। मगध के अंडर में ये अंग, बज्जी, मल, तो ये चार जो हम पढ़ते हैं ऊपर ना, वो एक ही क्षेत्र समझ लीजिए, क्योंकि वो अलग अलग जरूर थे लेकिन वो मगध के ही एक संबंध में रहते थे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप समझ सकते हो, वैशाली वाला जो क्षेत्र है। और बज्जी, बज्जी का अभी हम आगे थोड़ा क्लियर कर लेंगे एक एक करके बाद में भी, ठीक है। ये बिहार के ही क्षेत्र हैं लगे लगे। अब बात करते हैं जैसे मल, ठीक, एक मल भी था, ये भी गणतांत्रिक था। ये दो गणतांत्रिक थे, बज्जी और मल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 14 महाजनपद थे वो राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र था। लेकिन जो दो थे वो थे एक मतलब वहाँ भी व्यवस्थाएं थी राजतंत्र की, लेकिन वो गणतंत्र में था ना, वहाँ के जो राजा जो चुने जाते थे वो उनकी गणतंत्र व्यवस्था के माध्यम से कुलीन लोग थे वो चुनते थे। वहाँ पे राजा वंशानुगत के हिसाब से नहीं चुना जाता था, वहाँ शायद योग्यता के आधार पर चुना जाता था कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन योग्यता है तो वही चुना जाता था। इसी आधार पर ये मल जो था, मल भी देखा जाए तो एक प्रकार का गणतांत्रिक समूह था, ठीक। यहाँ भी जनता द्वारा इनका कुलीन व्यक्तियों के माध्यम से चुना जाता था, ठीक है। तो गणतंत्र व्यवस्था थी इसमें, ये भी गणतंत्र व्यवस्था थी, गणतांत्रिक था। तो गणतंत्र में आप अगर लेना चाहो तो लिख लो आप, जैसे कुशीनगर, एक इसकी एक राजधानी कुशीनगर भी थी, ठीक। तो कुशीनगर आप उत्तरी क्षेत्र इसका हुआ करता था, उत्तरी क्षेत्र मल का उत्तरी क्षेत्र में कुशीनगर, ठीक। और इसके जो दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र है पावापुरी, ठीक। ये दक्षिणी क्षेत्र पावापुरी ये राजधानी होती थी। एक्चुअली में ये राजधानियां हैं, कुशीनगर और पावापुरी ये राजधानियां हैं, ओके। तो इसकी भी ये राजधानी ही हैं, जैसे कि एक वैशाली ले लो आप, मिथिला, कपिल वस्तु, इसकी राजधानी ये बाजी की वैशाली थी, ठीक। ये मैन इसकी राजधानी वैशाली थी, जबकि इसकी राजधानियाँ आप देखोगे उत्तरी में कुशीनगर थी और पावापुरी थी। तो कुशीनगर जो संबंध रखती है ये बौद्ध धर्म से रखती है, ठीक। और जो पावापुरी है ये आपका जैन धर्म से आपने देखने को मिलता है, महावीर स्वामी से, जैन धर्म से। चलिए, तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पावापुरी है, कुशीनगर है, ये एक्चुअली में
एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र थे। तो इस उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में कुशीनगर और जो पावापुरी थे, यहाँ पर जो धर्म था काफ़ी, धर्म के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। क्योंकि कुशीनगर में देखा जाए तो बौद्ध धर्म का देखा जाए तो एक बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा है, जबकि जैन धर्म से प्रभावित कौन रहा है? पावापुरी रहा है, राइट। तो इस आधार पे समझ सकते हो कि मल जो था वहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन ये भी एक प्रकार से उसी के अंडर में मान सकते हो, मगध के ही अंडर में ये काम करते थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से जो मगध वंश के अंदर में जो अंग हुआ, बज्जी हुआ, मल हुआ, ये चार जो वंश थे एक प्रकार से काम किस प्रकार के बिहार क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। या कुछ कुछ क्षेत्र अन्य में भी है, जैसे कि उधर आप ले लो तो उड़ीसा में भी क्षेत्र मिल जाएगा, नीचे आपको झारखंड में मिल जाएगा, कुछ यूपी में भी मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम जो क्षेत्र होता था इसका वो मिलता है आपको बिहार क्षेत्र में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। चलो, अब हम बात करते हैं अंगल्या। नेक्स्ट बात करें यूपी के। यूपी में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ महाजनपद हैं। यूपी में महाजनपद समझ लो थोड़ा, यूपी के महाजनपद, वो बिहार के हो गए, यूपी के समझते हैं। यूपी में आता है काशी, इसकी जो राजधानी थी वाराणसी, ठीक। इस पर कब्जा बाद में किसने कर लिया था? कौशल ने कर लिया था। ये भी कौशल यूपी में ही पड़ता है। तो कौशल के जो राजा होते थे, ठीक, कौशल के जो राजा थे उन्होंने इस पर प्रसेनजीत ने क्या किया था? इस पर वाराणसी को कब्जे कर लिया था। तो इसकी जो काशी जो क्षेत्र था इतना फेमस तो नहीं रहा है, ठीक है। तो काशी वाराणसी वाला जो क्षेत्र था, तो इस पर किसने आक्रमण किया था? कौशल के राजा प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत ने अपने मिला लिया था। तो एक्चुअली में इसका ज़्यादा कोई महत्व तो नहीं रहता है, लेकिन अगर महाजनपद में आता है तो इसे हम पढ़ते हैं, ओके। तो आप समझ सकते हो कि कौशल जो काशी था वो विलय हो गया था किसमें? कौशल में। तो अगला हम पढ़ते हैं फिर इसमें कौशल को। कौशल के बारे में हमने आपको बताए थे, इसका संबंध मगध से देखने को मिलता है। इसके राजा जो थे वो प्रसेनजीत थे, और ये यूपी वाले क्षेत्र में ही है। और इसकी उत्तरी और दक्षिणी दो प्रकार की राजधानियाँ मिलती हैं। उत्तरी राजधानी आप देखोगे तो ये मिलेगी आपको श्रावस्ती। जो श्रावस्ती राजधानी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजधानी है। और भी राजधानियाँ हैं ऐसे, इस क्षेत्र को देख सकते हो, साकेत, ठीक, साकेत नाम भी इसी का है। अयोध्या वाला जो क्षेत्र है, अयोध्या का ये क्षेत्र जो देखने को मिलता है, ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है? आपका बिहार से इधर वाला जो क्षेत्र है, लगा लगा यूपी का पूर्वी वाला क्षेत्र, वहाँ मिलती है। तो कौशल का जो क्षेत्र थे, प्रसेनजीत राजा थे, उनकी उत्तरी जो राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक, जिसके जो साकेत अयोध्या भी नाम से जानते हैं इसे। जबकि दक्षिणी राजधानी अगर देखी जाए, दक्षिणी राजधानी थी ये कुशावती थी, कुशावती। तो इनकी जो दक्षिणी राजधानी थी वो थी कुशावती, ठीक है। बाद में तो फिर मगध में ही सब धीरे धीरे क्या होता है, विलीन हो जाते हैं राजा। वो मगध के जैसे मगध के राजा जैसे हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु हैं, राइट, और भी आते हैं राजा। तो उन्होंने क्या है, धीरे धीरे इनको कब्जा करते गए, तो फिर मगध का ही पूरा क्षेत्र हो जाता है। लेकिन अभी थोड़े इनकी अभी तो वो राज्यों थे तो उस समय थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौशल आपको समझ में आ गया। इसके बाद वत्स को समझ लेते हैं। वत्स, ठीक, वत्स को समझ लेते हैं। तो वत्स को देखो, इसकी दुश्मनी किससे थी? इसकी दुश्मनी अगर देखी जाए तो अवंती के जो राजा थे वो थे चंड प्रगोत। तो चंड प्रगोत से इनकी दुश्मनी थी, और ये दुश्मनी सार्वजनिक थी, मतलब सब राजा जानते थे कि इनकी दोनों की दुश्मनी है। तो चंड प्रगोत के अवंती और जो मगध थे ये आपस मिल गए और वत्स को आक्रमण करके इसको अपने में मिला लिया था उन्होंने। तो वत्स जो क्षेत्र रहा है, राइट, जो वत्स जो क्षेत्र रहा है, इसका जो क्षेत्र आप देखोगे, प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है, प्रयागराज जो इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, एक्चुअली में ये वत्स के क्षेत्र में आता है। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ओके। सॉरी, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो राजा था उदान,
क्योंकि बस का राजा उद्यान देखने को मिलता है। और ये राजा जो था, इसकी दुश्मनी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, चंद्रप्रघोत थी। और चंद्रप्रघोत तो इसकी दोस्ती किससे थी? इसकी दोस्ती थी बिंबिसार से। ठीक, तो इन्होंने मिलकर के क्या किया था, इसको वत्स को अपने में कब्जा में कर लिया था। तो कौशाम्बी राजधानी पे इनको जब अधिकार कर लिया तो फिर कौशाम्बी भी इसको फिर ये भी खत्म हो गया था। तो कौशाम्बी के बारे में आप इतना समझ सकते हो। अगली अगर हम बात करते हैं इसी में, अगला जो आता है वो आता है आपका पांचाल। ठीक, पांचाल के बारे में थोड़ा समझ लो। पांचाल वाला जो क्षेत्र है, आपने देखा हो पांचाल का जो क्षेत्र है, देखो पांचाल का जो क्षेत्र है ये भी अयछत्र, इनकी दो राजधानियां थी। ठीक, देखो पांचाल तो मैंने आपको बताया है कि जो जन थे उनसे मिलकर बना था, जिसमें तुर्बस आप ले लो। ठीक, तुर्बस प्लस कृबि, तो कृबि और तुर्बस ये दो जन थे, तो इन्हीं जन से ये जनपद बना था। और यही जनपद का जब क्षेत्र विस्तार हो गया तो ये बन गया पांचाल। तो पांचाल जो था एक्चुअली में, इसकी राजधानी देखी जाए, ओके, इसकी राजधानी दे गए आपको, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको दिल्ली वाले जो क्षेत्र है उधर देखने को मिल जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, मेरठ। ठीक, दिल्ली, हरियाणा, मेरठ है वहाँ, ये शायद क्षेत्रफल मिलेगा इसका क्षेत्र। नहीं, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र से ही लगा लगा शायद उधर ही का है ये वाला ही क्षेत्र, आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ कुरु वंश भी रहा था ना। तो कुरु पांचाल क्षेत्र है ना, उधर ही देखने को मिलते हैं। तो इसकी राजधानी देखी जाए तो दो राजधानियाँ इसकी भी थी, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। क्योंकि बड़े क्षेत्र होते थे तो इनके लिए वहाँ का जो शासन व्यवस्था होती थी उनको कई कैटेगरी में बांट देते थे राजधानी के आधार पर। तो बड़े क्षेत्रों के लिए एक राजधानी रखते थे, दो रखते थे, उत्तरी दक्षिणी। तो उनके व्यवस्थाओं के माध्यम से उसे संचालित करते थे। वो हम शासन व्यवस्था आगे कंप्लीट बताएंगे किस प्रकार से। तो पांचाल की जो उत्तरी राजधानी थी वो थी अहिछत्र। ठीक, अहिछत्र राजधानी थी, राइट। जबकि दक्षिणी राजधानी की अगर बात की जाए, दक्षिणी जो राजधानी थी वो थी काम्पेल। ओके, काम्पेल राजधानी कौन सी थी? दक्षिणी राजधानी थी इसकी, पांचाल की। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम सूरसेन की बात करें तो सूरसेन कोई ज़्यादा इतना फेमस नहीं है। सूरसेन को क्या लिखोगे? सूरसेन भी इसी में यूपी में ही आता है। ठीक, सूरसेन, सूर लिख लो यहाँ पे, सूर नहीं है, सूरसेन। ठीक, तो सूरसेन है, ये भी देखने को मिलता है यूपी में ही। ओके, तो मुझे लगता है कि यूपी के जितने भी महाजनपद हैं वो स्पष्ट हो गए होंगे। बिहार के हैं और यूपी के हैं, ये कंप्लीट आपको हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एमपी के। एमपी में लगभग में दो 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 महाजनपद हैं एमपी में। एमपी में दो महाजनपद हैं, एक का नाम है चेदी और अवंती। ठीक, चेदी और अवंती। चेदी की जानकारी आपको महाभारत में भी देखने को मिलती है, क्योंकि चेदी से संबंधित जो राजा शिशुपाल थे, ठीक, इनका जो युद्ध हुआ था कृष्ण भगवान से, ठीक, वहाँ से जानकारी मिलती है। कृष्ण भगवान से जब युद्ध हुआ था, ऐसा माना जाता है कि ये शिशुपाल जो थे वो इनके मतलब बुआ के लड़का थे। ठीक है, तो इन्होंने शिशुपाल को मतलब ये बोल नहीं पाते थे एक्चुअली में, ऐसी जानकारी मिलती है, कहानी मिलती है महाभारत में कि शिशुपाल जब बचपन पे थे तो ये बोल नहीं पाते थे। जब ये जैसे जैसे बड़े हुए तो ऋषि ने ये बोला था कि ये उन्हीं के सामने बोलेंगे जो इनका वध करेगा, राइट। तो जब ये कृष्ण भगवान से मिले तो कृष्ण भगवान से ये सामने ये बोल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुनि ने कहा था, ऋषि ने कहा था कि शिशुपाल उनके सामने बोलेंगे जो इनका वध करेगा, यानी शिशुपाल का जो वध करेगा उन्हीं के सामने ये बोलेंगे। तो जब भगवान कृष्ण के सामने आए तो ये शिशुपाल जब बोलने लगे, ठीक है, तो कृष्ण ने तब शिशुपाल मुनि की जब बात आई, याद आई, तो वहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, जो शिशुपाल थे उन्होंने कहा था कि मतलब कि कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो इसका वध हम करेंगे। तो शिशुपाल ने कहा कि हाँ तुम क्या मेरा वध करोगे, राइट है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि वहाँ पर शिशुपाल के मतलब कि बुआ के जब ये लड़के थे तो वहाँ, ठीक है, तो वहाँ पे इनसे इनको छूट देने की बात कही, तो भगवान कृष्ण ने इनको 100 पाप की छूट दे दी थी। ठीक है, अगर ये 100 पाप करता है तो इसको छूट देते हैं, और 100 पाप के ऊपर हम इसको 101 पाप में नहीं जाने देंगे।
तो आप देख सकते हो, तो 101वां जो पाप था वो था रुक्मणी को लेकर के। तो रुक्मणी जो थी, शिशुपाल जो था उसे शादी करना चाहता था, तो जबरन, तो ये 101वां पाप हो गया, होने लगा। तो भगवान ने इसका सर को सुदर्शन से काट कर दिया था। तो ऐसी कहानी मिलती है देखने को, राइट। तो मुझे लगता है कि जो चेदी वंश है, चेदी वंश के बारे में आप समझ गए होंगे। वहां का राजा कौन था? शिशुपाल, ठीक। चलिए, अवंती की बात करें तो अवंती के बारे में आपको हमने पढ़ाई दिया है, चंड प्रगोत। इसको जो संबंध थे वो एक्चुअली में मगध से देखने को मिलते हैं। ओके, मगध से देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी पीलिया हो गया था, तो फिर इसको जीवक भेजा था किसने? बिंबिसार ने। राजवैद्य था तो इसके इलाज कराया था, तो इसके चंड प्रगोत की जानकारी मिलती है। तो इसकी अगर राजधानी लिखना चाहो अवंती की, तो अवंती की उत्तरी और दक्षिणी दो राजधानियां हैं। उत्तरी उत्तरी राजधानी है वो है उज्जैनी, और दक्षिणी है आपकी महिष्मती। दक्षिणी राजधानी है महिष्मती। महिष्मती आपने देखे हो, महिष्मती की मतलब एक एपिसोड भी चलता है, कहानी चलती है महिष्मती। तो वो एक्चुअली में यही है, अवंती के ही राजधानी हुआ थी महिष्मती। वहाँ के मतलब एक तो बड़े राजा होते थे, उसके नीचे ही शासन कला में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए महिष्मती भी थे, एक उज्जैनी के भी थे। तो महिष्मती की जो कहानियाँ मिलती है ना आपको, राइट, तो वो यहीं से संबंधित कहानी है। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? मत्स्य। राजस्थान में मत्स्य पाई जाती है। राजस्थान में मत्स्य, और इसकी जो जानकारी है वो महाभारत में देखने को मिलती है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में यहाँ के जो राजा थे, ठीक, वो लड़ने गए थे। ओके, यहाँ के राजा, मत्स्य के जो राजा थे, लड़ने गए थे। तो इसका महाभारत में उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी इसका जानकारी मिलती है। ये आप लिख लो, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में मत्स्य की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये मत्स्य था ना, कहीं एक प्रकार का राजस्थान का काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसकी राजधानी आप लिखो तो विराट नगरी इनकी राजधानी थी, ठीक है। बिरहानगरी लिख सकते हो, विराट नगरी नहीं, बिरहानगरी थी। तो बिरहानगरी इनकी एक राजधानी थी। और ये देखा जाए तो जयपुर है, अलवर वाला जो क्षेत्र है, भरतपुर वाला क्षेत्र है, उसमें देखने को मिलती है। जैसे अलवर, भरतपुर, और इसी में आप ले लो जयपुर। तो ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये क्षेत्र में कौन सी महाजनपद थी? वो थी मत्स्य। ओके, तो इतना थोड़ा नॉर्मली आप समझ सकते हो। ज़्यादा अगर आगे फिर हम डीपली करते जाएंगे, लेकिन ये इनका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं रहता है, ये सब विलीन हो जाते हैं मगधई में। फिर इसके बाद अगर और देखना चाहो तो अस्मक ले लो, ठीक, अस्मक। और अस्मक जो एक राजधानी थी, अस्मक, ये राजधानी एक ऐसी राजधानी थी जो दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। ये सभी राजधानियां जो है ना, जितने भी महाजनपद हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? नर्मदा नदी के उत्तर में। सभी हैं नर्मदा नदी के उत्तर में। जबकि एक केवल ये थी, एकमात्र एक अस्मक जो थी, ये पाई जाती है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में आपने आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये वाली जो जनपद थी, महाजनपद थी, ये देखने को मिलती है, ठीक है। और ये अस्मक की जो राजधानी है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोटली या प्रतिष्ठान। कोटली या प्रतिष्ठान इसको बोलते हैं, ठीक। और ये गोदावरी नदी के तट पर है। चलिए, तो गोदावरी नदी के जो तट पर है वो कौन सी थी? वो है आपकी कोटली प्रतिष्ठान। बाद में यही राजधानी जो थी प्रतिस्थापन सातवाहन की भी रही है। सातवाहन जो राजा थे, ठीक, उनकी भी देखने को मिलती है ये प्रतिष्ठान कोटली। तो अस्मक के बारे में थोड़ा इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि ये याद जरूर रखना कि ये दक्षिण में थी, ठीक है, और एकमात्र ऐसी थी जो दक्षिण क्षेत्र में थी और नर्मदा नदी के दक्षिण में थी। जबकि और सभी जो महाजनपद हैं वो नर्मदा नदी के उत्तर में हैं। और कुरु की बात की जाए तो कुरु
तो कुरु के बारे में तो आपको हमने बताया ही थी, भरत और पुरु के जो जन थे उनसे मिलकर बनी थी, भरत और पुरु, ठीक, इनसे जनपद बना था ना, तो फिर वही क्षेत्र विशेष बड़ा हो गया तो कुरु बन गया, महाजनपद में परिवर्तित हो गया। तो कुरु, तो कुरु की राजधानी देखी जाए तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ वर्तमान का जो दिल्ली है, ठीक है, आधुनिक में दिल्ली है, यही इंद्रप्रस्थ क्षेत्र हुआ करता था। और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर भी रही है, हस्तिनापुर, राइट, तो हस्तिनापुर भी एक राजधानी इसी की रही है कुरु की। क्योंकि यहाँ कुरु के देखा जाए तो कौरव वंश थे ना, कौरव, कौरव आपने धृतराष्ट्र की कहानी सुनी हो, धृतराष्ट्र जो थे, ठीक है, उनके 100 पुत्र थे, ठीक है, और पांडव वंश थे, पांडव, पांडव का नाम सुना हुआ आपने, तो पांडव भी थे, राइट, हस्तिनापुर क्षेत्र वाले में पांडव रहता थे, जबकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाले क्षेत्र में कौन थे, कौरव। तो कुरु जो था काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, यहाँ पांडव, धृतराष्ट्र ये भाई भाई थे, ये इस प्रकार के मतलब रहते थे। चलिए, तो इतनी आप बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें काम्बोज की, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में काम्बोज और गांधार, दो और हैं आपके, काम्बोज और गांधार। तो काम्बोज देखा जाए तो ये दक्षिणी अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, अब दक्षिणी अफगानिस्तान, और आप देख लो पामीर का पठार वाला जो क्षेत्र है आपको मिलेगा, पामीर पठार है, ठीक है, हिंदू कुश वाला क्षेत्र है, हिंदू कुश जो पर्वत है, ये जो क्षेत्र है वो है काम्बोज। और काम्बोज की राजधानी जो थी वो घाटक, घाटक या घाटक वाटक भी बोलते हैं इसको, तो आप लिख सकते हो। और कैसे वैसे भी ज़्यादा जानना नहीं है इसमें, पश्चिमी पाकिस्तान भी इसी में आ जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है काम्बोज में। गांधार की बात करें तो गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और तक्षशिला देखा जाए तो यह शिक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय भी था, शिक्षा संस्कृति से समृद्ध था, ठीक है, हाँ, शिक्षा संस्कृति संबंधित था। यहाँ पे देखी जाए तो ज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा भी दी जाती थी। ओके, तो मुझे लगता है कि जो तक्षशिला था ये एक विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय का, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो गांधार जो था, यहाँ के राजा जो वो मतलब देखे जाए तो शकुनी थे, तो शकुनी गांधार के माने जाते हैं। तो ये मामा थे, यहाँ की जो गांधारन थी इनकी शादी कहाँ हुई, धृतराष्ट्र से हुई थी, कुरु वंश से हुई थी, धृतराष्ट्र राजा थे, ठीक है। तो ये गांधार के राजा जो शकुनी थे, ठीक है, और यही शकुनी जो दुर्योधन के मामा थे, दुर्योधन थे ना, उनके मामा थे ये कौन, गांधार के शकुनी। तो मुझे लगता है ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो व्यापारिक क्षेत्र से भी काफ़ी तक्षशिला बहुत ही सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक हर क्षेत्र में वो तो समृद्ध था, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध था। वो हम आगे थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी महाजनपद रहे हैं उनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जानकारी कर ली है। आगे हम इनको डिटेल से समझेंगे, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं देखे जाए तो ये सभी महाजनपद थे और सभी किस में विलीन हो गए थे, ये आगे चलकर अपने मगध में देखने को मिलते हैं। मगध में सब विलीन हो जाते हैं बाद में। तो मगध के ही बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। तो इनके बारे में आप कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देखने को मिलती है, बस इतनी बहुत है। और एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग अलग एक एक करके डिटेल से समझोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना कभी आए हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आगे हम मगध के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपको एक बात और बताना चाहेंगे लास्ट में कि आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है और वहाँ पर प्ले लिस्टें भी दी गई हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी प्ले लिस्ट दी गई है, राइट। उसी में फिर आपको मिल जाएगी हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी, ओके। फिर उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है जिन विद्यार्थियों या जिन एस्पिरेंट का, तो वहाँ भी उसकी भी मिल जाएगी। तो आप जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे नीचे लेक्चर के, तो उसमें आपको टेलीग्राम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हमसे आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हो तो वहाँ पे हम आपको पीडीएफ है, डिस्कशन है और आंसर राइटिंग है, सब हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर है काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए।